तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हम जो बात कर रहे थे इंडिया के अंदर जो इलेक्शन सिस्टम है वो किस टाइप का है। सेकंड पार्ट में बच्चों मैंने आपको टोटल 5 पॉइंट्स के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं उन्हें हम जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं, जो काउंसलर के लेवल पे, एमएलए के लेवल पे और एमपी के लेवल पे होते हैं। कुछ ऐसे इलेक्शन जो अपने ड्यूरेशन से पहले भी हो जाते हैं, जिसे मिडवे इलेक्शन या फिर बाई इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट बात करी थी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जिसे हम सीट्स कहते हैं। जैसे लोकसभा के अंदर 543 सीट्स है, वो जो एक तरीके से डिवाइड की जाती है वो पॉपुलेशन के बेस पे की जाती है। उसी के अलावा इन्हीं में से एक और सीट्स निकलती थी जो कि है रिजर्व्ड वाली। तो रिजर्व्ड के अंदर एससी और एसटी कास्ट वाले लोगों के लिए सीट को रखा जाता था, जिसका जो काम है वो डेलिमिटेशन करता है। इसके अलावा हमने बात करी थी लास्ट अपने वोटर लिस्ट के बारे में कि किस तरीके से वोटर लिस्ट जो है वो जारी की जाती है, अपडेट की जाती है, ताकि हर एक लोग जो है उनको वोट डालने का राइट्स मिल सके। तो ये सारी चीजें हमारी लास्ट पार्ट से रिलेटेड है। अब यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं अपने पार्ट 3 के अंदर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो क्या बात की गई है, तो हमारा पॉइंट है नंबर 6 जो कि बात कहता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट को लेकर। मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो जनरल इलेक्शन के बेसिस पे होता है। अब इलेक्शन कंटेस्ट कौन कर सकता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इलेक्शन जो कंटेस्ट है वो व्यक्ति कर सकता है जिसको इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्शन कंटेस्ट करने की जो मिनिमम एज है उसमें कभी कभार ना कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो, वोट डालने की जो एज है वो 18 ईयर है, लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट करने की जो एज है लोकसभा के, तो वो मिनिमम रखी गई है 25। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी व्यक्ति जो 25 से प्लस है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। अब चलो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा। तो जो छठा पॉइंट है नॉमिनेशन वाला, वो उसी के बारे में बताया गया। तो कैंडिडेट को अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। क्या होगा, एनीवन हु कैन बी वोटर, कोई भी व्यक्ति जो वोटर है कैन आल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। तो वो इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट भी हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन हो जाता है, फिर पार्टी उसको अपना सपोर्ट देती है, साथ ही साथ अपना सिंबल भी देती है कि एक आइडेंटिटी दे दी कि यार ये बंदा बीजेपी से है, ये बंदा कांग्रेस से है, ये बंदा आम आदमी से, अलग अलग। तो इसमें जो होता है, जब इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात आती है तो बहुत से लीडर, आप किसको इलेक्शन में भेजा जाए, है ना, तो सभी को तो भेज नहीं सकते, लिमिटेड जने होते हैं। तो ऐसे में जिन जिन को टिकट मिलती है, इसमें हम कहते हैं टिकट, पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, कि हाँ भाई ये जो बंदा है वो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, क्योंकि बीजेपी ने इस लीडर को टिकट दे दी है, यानी कि परमिशन दे दी है और अपना कैंडिडेट वहां पे खड़ा कर दिया है कि चलो जाओ इलेक्शन लड़ो, लेट्स सी कि आप जीतते हो या फिर हारते हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। Every person who wish to contest an election has to fill a nomination form। अब मान लो कि आप एक कैंडिडेट, अब कोई पार्टी से आप मान लो आपको टिकट मिल गया, आपको परमिशन मिल गया कि आपको बोला गया ऊपर से कि आपको इस जगह से इलेक्शन कंटेस्ट करना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म है उसे फिलअप करना पड़ेगा और कुछ पैसा देना पड़ेगा, जिसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब होता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए आपको कुछ पैसा जमा कराना पड़ता है, जैसे 10,000 के आसपास ही, ठीक है। SC ST को थोड़ी इसमें छूट भी मिलती है, आप उसका 50% कह सकते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना, वो आपको रिफंड कर दिया जाता है आफ्टर इलेक्शन, लेकिन एक कंडीशन के बेसिस पर ही करवाया जाता है, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूं। रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड द डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है डिक्लेरेशन, जिसमें क्या बताया गया है, जब कोई भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करेगा तो एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिवन फुल डिटेल्स। तो उसको एक लीगल डिक्लेरेशन देना होगा जिसके अंदर अपनी फुल डिटेल देनी होगी, ताकि आम जनता को वो चीजें ओपन तरीके से पता लग सके। वो कैसी है, तो देखिए 3 चीजें आपको ध्यान रखना। पहला है कि जो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, अगर आपकी सीट, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई लीडर खड़े हो रहे हैं कोई भी पार्टी के, तो आप उनके बारे में जान सकते हो कि जो सीरियस क्रिमिनल केसेस है कितने पेंडिंग है उस कैंडिडेट के। डिटेल ऑफ द एसेट्स, कि उसके पास कितनी संपत्ति है, एंड लायबिलिटी, उसको उसकी कितनी देनदारी है, ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, साथ ही उसकी फैमिली की भी और उसकी खुद की भी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उस कैंडिडेट का। तो आपको अपने लीडर के बारे में एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि यार ये बंदा यहां से इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा है, तो इसमें क्या खास है। कई इसके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस लगे हैं, इतनी सारी इसकी लायबिलिटीज है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी 0 ही है।
तो कहीं ना कहीं एक पब्लिक में ये मैसेज जाता है कि ये कैंडिडेट उतना ठीक नहीं है, वो अपने एफर्ट दिखा सकता है, डिसाइडेड कोई नहीं करता कि वो जीतेगा हारेगा, लेकिन एक मैसेज चले जाता है। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, ताकि आम जनता को पता तो रहे कि जो कैंडिडेट उनके लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो उनको वोट देना भी चाहते हैं या फिर नहीं। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से, ये सुप्रीम कोर्ट का एक सही निर्णय भी था कि हमें पता होना चाहिए। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये नॉमिनेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है जिसे कैंडिडेट को यहाँ पे फिल करना होता है। मैंने आपको बताया था एक चीज के बारे में, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जब बंदा ये नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप कर देता है ना, तो जो उसने पैसा जमा कराया होता है, मान लो किसी वजह से वो इलेक्शन को अपने इलेक्शन को हार गया, लेकिन उसने 1/6 जो वोट थे वो हासिल कर लिए, तो उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट है ना वो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी कि रिफंड कर दिया जाएगा। मान लो कि अगर उसको 1/6 वोट भी नहीं मिल सके, तो ऐसे में वो इलेक्शन तो हारा ही हारा, और जो उसने सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराया था वो भी उसका चले जाएगा, वो वापस मिलेगा नहीं, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं जमानत भी जब्त हो गई है। और ऐसे बहुत से कैंडिडेट के होते हैं, खासतौर पर उन कैंडिडेट की जिनकी पार्टी पॉपुलर नहीं होती है या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खासतौर पर, ठीक है। तो ये था सारा आपका नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करने तक। अब यहां तक आप अपनी प्रोग्रेस को भी चेकआउट कर सकते हैं। एक आपसे मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है जहां पे प्रिंसिपल और फीचर्स दिए गए हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और यहां पे उनके नाम है, आपको इसमें से मैच करना है। सिंपली आप इस वीडियो को पॉज करके भी ये ऑप्शन मैंने यहां पर आपके लिए दिए, आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। लेट्स सी कि आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये NCERT वाला ही क्वेश्चन है, तो वहीं से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो मान लो कि एक कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन का जो फॉर्म है वो भी फिलअप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अब क्या करना है? अब क्या करना है भैया, इलेक्शन जीतने की तैयारी करनी है। देखो आप लड़ रहे हो, और अब आप कैसे लड़ रहे हो उस सीट से, आप कैसे जीत सकते हो, तो उसके लिए आपको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्शन कैंपेन। तो अभी के समय इलेक्शन तो मोड ऑन ही है इंडिया के अंदर, आप जगह जगह देख रहे हो पब्लिक मीटिंग्स हो रही है, बैनर लगाए जा रहे हैं, धन्यवाद इन्होंने यहाँ किया, वो किया, जो किया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें चली रही है। ये सब किसके अंडर में आती है? ये सब इलेक्शन कैंपेन के अंदर आती है। यार आप एक जगह ऐसी रहते हो, आपको पता तो होना चाहिए कि आपका जो कैंडिडेट है आपकी सीट्स के यहाँ से जो लड़ रहा है वो है कौन। तो आपको इस चीज की जानकारी किससे मिलेगी? ऑब्वियसली वो जब आप प्रचार प्रसार देखोगे, है ना। तो यही चीजें इलेक्शन कैंपेन कहलाती है। द कैंपेन टेक प्लेस फॉर 2 वीक पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ पोलिंग। तो जिस दिन भी आपके एरिया में इलेक्शन होगा, और इलेक्शन की डेट होगी जिसे हम वोटिंग डे कहते हैं, तो उससे 2 हफ्ते तक क्या होगा, आपके एरिया में भर भर के क्या होगी, कैंपेन चलाई जाएगी, नारे लगवाए जाएंगे, स्लोगन लगवाए जाएंगे, पर्चे बांटे जाएंगे, पैम्पलेट बांटे जाएंगे, पोस्टर लगाए जाएंगे, नेता लोग आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके घर भी आएंगे, आपका खाना भी खा लेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, सिर्फ उनका वोट मिल जाए आपका, इस वजह से, है ना। वो आपका एक तरीके से दिल जीतना चाहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, मोबिलाइज देयर सपोर्टर, ताकि भैया अच्छा सपोर्ट मिल जाए। और हर कोई जीतने के लिए तो प्रिपरेशन करता है, तो वो भी इसी में लगे रहते हैं। कुछ इलेक्शन कैंपेन इंडिया की हिस्ट्री में बड़े पॉपुलर रह चुके हैं, जैसे कुछ के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, जैसे कांग्रेस पार्टी जो उस समय इंदिरा गांधी द्वारा लीड की गई थी, तो आप कह सकते हैं उन्होंने एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का, जिसे रिमूव पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। लोकसभा के इलेक्शन में ये इनका कैंपेन है 1971 का, बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था, वो जीत भी गई थी इलेक्शन। द पार्टी प्रॉमिस दैट द रीओरिएंट ऑल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। तो देखो देश से गरीबी अभी मिटी या नहीं मिटी है तो आप अच्छे से अभी जानते हो, लेकिन ये जो कैंपेन था एक ग्रेट इनिशिएटिव था इंदिरा गांधी का, जो उन्होंने उस समय अपने कैंपेन में चलाया था। एक और कैंपेन देखते हैं सेफ डेमोक्रेसी को लेकर, जब इमरजेंसी लगी थी इंडिया के अंदर 1975 में, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और उसके बाद 1977 में हुआ था, तो जो ओपोजिशन की पार्टी थी उन्होंने एक स्लोगन दिया था जिसका नाम था जनता पार्टी। तो उन्होंने बोला था सेफ डेमोक्रेसी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण द लोकसभा इलेक्शन 1997, तो वो पार्टी भी जीत गई थी। उन्होंने प्रॉमिस किया था टू अंडू द एक्सेस कमिटी ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज, जो एक तरीके से गायब हो चुकी है उसको दोबारा से रिस्टोर करने की बात करी थी। एक और इलेक्शन कैंपेन है लेफ्ट फ्रंट की साइड से, जिन्होंने यूज किया था स्लोगन ऑफ लैंड टू टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में 1977 के अंदर। जैसे आप बीजेपी का भी आप देख सकते हो 2014 के इलेक्शन में, मुझे याद है सबका साथ सबका विकास, बड़ा फेमस ये स्लोगन है बीजेपी का। तो हर किसी का रहता ही है ताकि लोगों को एक तरीके से मोबिलाइज किया जा सके, उनका जो वोट है वो हासिल किया जा सके। ये सारी चीजें बच्चों इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड है।
इसके अलावा प्रोटेस्ट ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस वाज द स्लोगन बाय द एनटी रामा राव, जो कि लीडर थे टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शन के अंदर, जो 1983 में दिया गया था। ये आप एग्जांपल अच्छे से इनके याद रख सकते हैं। इलेक्शन कैंपेन जो होता है, अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, इलेक्शन कैंपेन के टाइम में ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है जिसको कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट यूज नहीं कर सकता। वो कौन कौन सा है? गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज करना अपने कैंपेन के लिए, ये चीज अलाउ नहीं है। ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, पैसा अपने अंडर में लेना ये नहीं चलेगा, और वोटर को धमकी देना ये भी नहीं चलेगा। अपील टू देम इन द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजन, धर्म और जाति के आधार पे कोई वोट नहीं मांगेगा। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा, लोकसभा है तो वहां पे 25 लाख तक आप खर्च कर सकते हो, और 10 लाख असेंबली इलेक्शन के अंदर आप खर्च कर सकते हो। ये आपको एक मतलब इलेक्शन कमीशन के थ्रू एक सजेशन दिया गया है, ताकि इलेक्शन इतना ज्यादा कॉस्टली ना हो, क्योंकि पैसा तो ये देश का ही है ना। ये चीजों का आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो सारी जो चीजें आती है जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है किसी भी कैंडिडेट के ऊपर या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि आप इनका यूज नहीं कर सकते, तो सिंपली इसे हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू एक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है ड्यूरिंग द इलेक्शंस। तो इसमें सिंपली वही चीजें, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, ये सही चीज नहीं है। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, ये भी सही नहीं है। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, जब इलेक्शन अनाउंस्ड हो जाते हैं, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसीज डिसीजन और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। तो इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुकी है तो अब एक तरीके से आचार संहिता देश में लागू हो गई है। जो रूलिंग पार्टी है वो कोई भी चीज अब अनाउंस नहीं करेगी, कोई भी मिनिस्टर जो है वो किसी भी चीज को अनाउंस नहीं करेगा, ना ही वो कोई प्रोजेक्ट बना सकता है, ना ही कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकता है, ना ही पब्लिक के लिए कोई भी चीजें प्रोवाइड करवा सकता है। ऐसा क्यों है? आपके माइंड में सवाल आता है, तो ये रोका क्यों जा रहा है? रोका इस वजह से जा रहा है क्योंकि उसका जो टाइम ड्यूरेशन था ना, अब वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये सारी चीजें करनी ही है तो जब ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, तो जब इसका रिजल्ट आएगा, अगर आपकी पार्टी जीत जाती है तो आप उसके बाद ये काम कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है कि जब आप अपना पेपर कर रहे हो, 3 घंटे का पेपर है और 3 घंटे जैसे ही खत्म आपको आंसर आता है, आप करना चाहते हो लेकिन आपको करने नहीं दिया जाता क्योंकि टाइम आउट हो जाता है। तो इसलिए जो आपका टाइम पीरियड है 5 ईयर तक का, वो कंप्लीट हो गया। अब नई असेंबली जुड़ने जा रही है तो इसलिए आप नए काम जो है उसमें ही करना। होप सो कि आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चलो इलेक्शन कैंपेन भी देखो, कैंडिडेट ने नॉमिनेशन का फॉर्म फिलअप कर दिया, अपनी सारी जानकारी दे दी, इलेक्शन कैंपेन काफी अच्छे तरीके से कर लिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी अच्छे से यूज कर दिया। अब बात है फाइनल डे की। जैसे आपने पूरे साल एग्जाम की प्रिपरेशन करी और अब आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है, जो कैंडिडेट है, अब उनके लिए जो इंपॉर्टेंट डेज होता है वो होता है पोलिंग का। पोलिंग मतलब जिस दिन वोट डलने वाले हैं उनके लिए वही उनका इंपॉर्टेंट डेज होता है। दूसरा दिन होता है के लिए रिजल्ट आने का। तो देखिए क्या होता है इसमें, फाइनल स्टेज कही जाती है इलेक्शन की, इज द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट, यानी कि जो वोटर्स होते हैं अपने वोट को कास्ट करते हैं, यानी कि देते हैं या फिर पोल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। द डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, तो इसे हम इलेक्शन डे के नाम से जानते हैं। डेमोक्रेसी का फेस्टिवल भी कहा जाता है। एवरी पर्सन हुज नेम इन द वोटर लिस्ट, हर वो व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, कैन गो टू द नियर बाय पोलिंग booth situated usually in a local school or a government office। तो उस दिन जो भी बंदा जिसका वोटर लिस्ट में नाम आया है वो अपने नियर बाय पोलिंग बूथ में जाके अपना वोट देके आ सकता है। और ये जो पोलिंग बूथ होते हैं ये कोई गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है। वहाँ पे आपको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, आपको सारी डायरेक्शन दी जाती है, आप एंट्री से लेकर आपको एग्जिट तक पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है, डायरेक्शन दी जाती है, चेकिंग भी की जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखने का, सिर्फ वैसी चेकिंग कि आप वही बंदे हो जो आप वोट डालने जा रहे हैं, है ना। कहीं आप जाके सुबह सुबह बोलो अरे इतनी सुबह मैं कोई दूसरा बंदा थोड़ी आऊँगा वोट डालने, मैं ही तो हूँ, एक तो जिम्मेदार नागरिक बन रहा हूँ। तो सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ें जरूरी होती है। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, जब आप मान लीजिएगा कि जब आप बूथ के अंदर चले जाते हो, द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर इज पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट।
तो भैया आपके ये वाली ये जो है ना इंडेक्स फिंगर जिसे हम कहते हैं, इसके ऊपर एक इंक लगाई जाती है। वो इसलिए लगाई जाती है कि आप एक पर्सन को एक ही वोट दिया जाता है, पता चले आप मिटा के आ या फिर दोबारा वोट डाल दो, ऐसा नहीं होता। ये हटती भी नहीं है, और आप चलो मान लो अगर किसी थिनर की वजह से आप हटा भी लो तो तब भी आप दूसरा वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि आपकी वहां पे एंट्री हो चुकी है, आपने खुद वहां पे सिग्नेचर कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि 1 पर्सन 1 वोट, है ना, और सबकी वैल्यू सिंपल रखी गई, मतलब एक रखी गई है। तो आराम से आप अपना वोट दे के आ जाते हो। कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे अभी तो आप वोट डाल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर में अगर आपको लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो आपकी वो कौन सी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है, जब आप एलिजिबल हो जाओगे वोट डालने के तो आप इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट डालोगे एक डिजायर तौर पे, ठीक है। अब देखिए हमारे देश के अंदर जो इलेक्शन होते हैं बेसिकली वो 2 टाइप्स के तरीके से होते हैं। इलेक्शन मतलब कि जो वोट डाले जाते हैं, एक होता है बैलेट पेपर पे, एक होता है ईवीएम पे। बैलेट पेपर और ईवीएम का क्या डिफरेंट होता है आप उसे भी समझ लीजिएगा। देखिए बैलेट पेपर एक ट्रेडिशनल तरीके का यूज है और ईवीएम एक मॉडर्न तरीके का यूज है। बैलेट पेपर में क्या होता है, एक फॉर्म होता है, वहां पर आपको टिक लगाना पड़ता है ABC कैंडिडेट के सामने, है ना। ये जैसे फॉर्म है तो इनमें से आपने टिक लगाया इसके ऊपर कि मेरे को C कैंडिडेट पसंद है, तो आपने अपना वोट डाल दिया, तो ये होगा बैलेट पेपर वाला, है ना। लेकिन जो दूसरा टाइप का जो वोट होता है वो होता है इलेक्टोरल वोटिंग मशीन का, जो कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पे ना एक तरीके से कैंडिडेट के नेम होते हैं और उनकी पार्टी का सिंबल होता है और सारे ऑप्शन होते हैं। और यहाँ पे ये जो बटन आप दिख रहे हैं, कैंडिडेट का नेम, पार्टी नेम, कैंडिडेट का नेम, पार्टी नेम, कैंडिडेट का नेम, पार्टी नेम। तो अगर आपको इनमें से कोई भी कैंडिडेट, मान लो कि मेरे को B वाला कैंडिडेट जो पसंद है, मुझे लगता है कि यार ये बनना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर प्रेस करूंगा। जैसे प्रेस करूंगा तो एक 2 की आवाज आएगी, साउंड से आएगा, और साइड में आपको एक पर्ची दिखेगी कि हाँ आपका जो वोट है वो क्या है इस साइड में, कि बीजेपी को, आम आदमी को, कांग्रेस को, या कोई भी देश की पार्टी जिसको आपने वोट दिया है उसको आप चले गए हैं। तो अब यहां तक आपका काम खत्म हो गया। तो सिंपली इतना सिंपल प्रोसेस होता है, ठीक है। व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, वो क्या चीज है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक हो सकता है। तो वो 4 चीजें हैं, उसको आप ध्यान से रखिएगा। इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट। तो देखो एक तरीके से जो गलत नाम होते हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जो जेन्युइन नेम है उसे ऐड कर दिया जाता है किसके अंदर, वोटर लिस्ट के अंदर, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बंदा एलिजिबल था और उसको वोट डालने का राइट्स ही नहीं मिला। तो उसको अपडेट करवाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ये एक डेमोक्रेटिक चीज है जहां पे लोगों के राइट्स को, उनकी डिग्निटी की वैल्यू रखी जाती है। दूसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज। दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ज्यादा यूज होता है ना मनी का, एक तरीके से पार्टी के थ्रू या भी कैंडिडेट के थ्रू, ये जो चीज है वो सही नहीं मानी जाती। मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी, कि अगर भाई गवर्नमेंट खुद जो रूलिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज और उनके ऑफिशियल तरीके से उनका यूज करे, तो ये भी चीजें सही नहीं है। Limitation of the voters and reaching polling day, intimidation of the voters and reaching on the polling day। वही वोट डालते समय आप उसके अंदर इंटिमिडेशन कर रहे हो, जो कि सही चीज नहीं माने जाती। तो इन चीजों से अलग हटके जब हम सारी चीजें करते हैं तो वो हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाए जाते हैं। यही था बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर, पार्ट हमारा 3 के अंदर। होप्स हो कि आपको सारी चीजें काफी अच्छे से समझ आ चुकी है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एक क्रोनोलॉजिकल टर्म्स में, जैसे हमने इनके पॉइंट्स के बारे में समझा, और नेक्स्ट हम उन्हीं के पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा 4th पार्ट, और ये हमारा एंड होगा, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर इलेक्शन कमीशन के जो काम है वो किस तरीके से कंडक्ट करवाता है, उन्हीं चीजों के बारे में हमें कवर करना है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको लास्ट पार्ट में मिल जाएगा, बाकी सारे जो पार्ट्स है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो की वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।